हेलो एवरीवन, वेलकम टू एल्गो लेयर क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं डेटाबेस में कीज़। ठीक है, कीज़ क्या होती है? ये मोस्ट पॉपुलर भी है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की। ठीक है, तो आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में ये इससे क्वेश्चंस तो बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे समझेंगे कि कंप्लीट पूरा सब कुछ समझेंगे कि कीज़ क्या होती है, सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, सब कुछ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि डेटाबेस कीज़ क्या होता है। डेटाबेस की इज़ एन एट्रीब्यूट की एट्रीब्यूट को कहा जाता है। ठीक है, एट्रीब्यूट जो होता है कि आपका ईआईडी एट्रीब्यूट है, आपका ईमेल एट्रीब्यूट है, नेम एट्रीब्यूट है, डिपार्टमेंट एट्रीब्यूट है, ये सारे एट्रीब्यूट हैं। ठीक है, लेकिन इसमें भी क्या होता है कि सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, या तो एक एट्रीब्यूट हो सकते हैं, हो सकता है कि या एक से ज़्यादा की हो सकता है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट हो सकता है। सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट इज़ यूनिकली आइडेंटिफाई ए टपल रिकॉर्ड इन ए रिलेशन। जो इसमें रिकॉर्ड होगा, जैसे ये रिकॉर्ड है इसके अंदर, ठीक है, ये यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा है, तब हम इसको की मेंशन करेंगे। ठीक है, डेटाबेस में जब हम क्रिएट करते हैं डेटाबेस, तो उस समय हमें क्रिएट करने समय में हमें देना पड़ता है कि ईआईडी अपने आप में क्या है, प्राइमरी की है। ठीक है, और कौन सा जो है उसका डेटा टाइप किसमें नल नहीं होना चाहिए, किसमें क्या, वो सारी चीज़ें हम आगे भी बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुल मिला के समझिए कि ये एट्रीब्यूट है और ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, यानी इसको हम की कह सकते हैं कि ये की हो सकता है। ईमेल आईडी देखेंगे कि हमेशा यूनिक होता है। यूनिकनेस की वजह से इसके एट्रीब्यूट को हम की कर सकते हैं। लेकिन नाम जो है, नेम अपने आप में की नहीं कहलाएगा। नेम जो एट्रीब्यूट है ये की नहीं कहलाएगा, क्योंकि मल्टीपल मतलब बहुत सारे के नाम जो है कॉमन हो सकते हैं। राहुल जो है कई सारा हो सकता है, राहुल। ठीक है, नेहा बहुत सारी हो सकती है। ठीक, तो इसलिए इसको यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं होने की वजह से इसको हम इस एट्रीब्यूट को की नहीं कहते। तो यही चीज़ होता है कि डेटाबेस कीज हेल्प एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स एंड मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी। यानी कि टेबल, डेटाबेस में बहुत सारे टेबल्स बनते हैं, तो टेबल एक दूसरे के साथ रिलेशन शेयर करता है। ठीक है, तो उसके बाद जब उसका रिलेशनशिप भी की के थ्रू हम डिफ़ाइन करते हैं, जिस तरीके से जैसे कि एक और टेबल होगा जिसका पेरेंट टेबल होगा, उसके चाइल्ड टेबल से फॉरेन की के थ्रू कहेंगे, तो रेफरेंशियल की इंटीग्रिटी वहाँ पे मेंटेन की जाएगी। और डेटा मेंटेन द डेटा इंटीग्रिटी, मेंटेन द डेटा इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि डेटा में इसमें जब डेटाबेस में टेबल क्रिएट करते हैं तो हमें इंटीग्रिटी मेंटेन करना पड़ता है कि डेटा एक्यूरेट होना चाहिए, डेटा में जो डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। तो उसमें हम सारी चीज़ें, जैसे ईआईडी है तो इसमें ईमेल ही होना चाहिए, ना कि ईमेल आए, ईआईडी में ईआईडी ही होना चाहिए, ना कि इसमें ईमेल चला जाना चाहिए। तो वो सारा चीज़ इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स जो है, रूल्स जो होता है उससे मेंटेन किया जाता है। वो भी हम आगे पढ़ेंगे कि इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स में कौन कौन से रूल्स होते हैं। डोमेन कॉन्स्टेंट्स होता है, की कॉन्स्टेंट्स होता है, एंटिटी कॉन्स्टेंट्स होता है, रेफरेंशियल की कॉन्स्टेंट्स होता है। तो वो सारा चीज़ भी हम देखते हैं। तो वही चीज़ मेंटेन करता है डेटाबेस का कीज़। ठीक है, उसके बाद कितने टाइप्स के डेटाबेस कीज़ हैं। ठीक है, हम जो यहाँ पे बेसिकली पढ़ेंगे ये पॉपुलर कीज़ हैं जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। सुपर की क्या होती है, ठीक है, कैंडिडेट की क्या होती है, प्राइमरी की क्या है, अल्टरनेट की क्या है, कंपोजिट की क्या है, कंपोजिट की कंपाउंड की भी कहते हैं, फॉरेन की क्या है, और एक और जो है 7वां नंबर में हमने ऐड किया है एक सेकेंडरी की, जो एग्ज़ाम में देखा गया है कि क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, सेकेंडरी की। ठीक है, इसको भी पढ़ेंगे। ये कहाँ यूज़ होता है, इंडेक्सिंग में या क्लस्टरिंग में, किस तरीके से यूज़ होता है, वो सारी चीज़ें हम वन बाय वन जब की पढ़ते जाएंगे तो हमें समझ में आता जाएगा। तो सुपर की क्या कहता है कि सुपर की इज़ एन एट्रीब्यूट और कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, यानी कि सुपर की कह रहा है कि ये एट्रीब्यूट होगा, ये अपने आप सुपर की होगा, या कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या हो जाता है कि ईआईडी के साथ नेम को भी लगा दो तो ये अपने आप में, ये जैसे E101, ठीक है, और राहुल अपने आप में एक की बन गया। ठीक है, ये यूनिक हो जाएगा, ऐसा कॉमन नहीं आएगा इसमें। ठीक है, और उसके बाद ईआईडी और डिपार्टमेंट, ये अपने आप में की बन जाएगा। ठीक है, और सिर्फ ईआईडी ये भी एक की है। ठीक है, सुपर की क्या कहता है कि पॉसिबल कीज़ कितने बन सकते हैं, किसी भी टेबल में पॉसिबल की कितने बन सकते हैं, उसी को सुपर की कहते हैं। ठीक है, दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन ए रिलेशन, और जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई होने चाहिए। ठीक है, तो इट मे कंटेन वन और मोर रिडंडेंट एट्रीब्यूट्स, यानी कि ये एक और एक से ज़्यादा
रिडंडेंट का मतलब होता है एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट। जैसे ईआईडी अपने आप में सुपर की है, और ईआईडी और नेम अपने आप में एक और सुपर की हो जाता है। तो लेकिन ईआईडी सुपर की था ही, लेकिन ईआईडी के साथ नेम जो लगा दिया, तो नेम उसके साथ जो वहाँ पे हो गया रिडंडेंट हो गया, यानी एक्स्ट्रा हो गया, तो भी वो सुपर की कहलाएगा। सुपर की का मतलब जितना पॉसिबल यूनिकनेस कर सकते हो उस टेबल में, वो उसका सुपर की कहलाएगा। नेम सुपर की नहीं होगा, डिपार्टमेंट अपने आप में सुपर की नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कह रहा है, ठीक है। तो उसके एग्जांपल देखिए सुपर की के। ईआईडी एक अपने आप में सुपर की है, ईमेल है क्योंकि ईमेल यूनिक होता है। ईआईडी और नेम, ठीक है, कॉम्बिनेशन कर दिया तो ये अपने आप में यूनिक हो जाएगा, तो सुपर की हो गया। ईआईडी और डिपार्टमेंट, ठीक है, यूनिक हो रहा है तो यहाँ पर ये सुपर की हो गया। ईमेल और नेम, ईमेल एक यूनिक है, ठीक है, उसके बाद नेम उसके साथ कर दिया तो सुपर की हो जाएगा। ईआईडी ईमेल, ईआईडी ईमेल खुद अपने आप में सुपर की है, ठीक है। ईआईडी नेम डिपार्टमेंट ये सब मिल जाने के बाद भी ये सुपर की है। तो इस तरीके से यूनिकली आइडेंटिफाई किया तो ये पॉसिबल सुपर की यहाँ पे निकल आया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कैंडिडेट की क्या होती है। कैंडिडेट की का डेफिनेशन कहता है कि ए कैंडिडेट की इज़ ए मिनिमम सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, यानी आप इसको कैंडिडेट की को कह सकते हैं मिनिमल सुपर की, मिनिमल सुपर की। आप कैंडिडेट की को कह सकते हैं मिनिमल सुपर की। कैसे कह सकते हैं, देखिए, कैंडिडेट की इज़ अ मिनिमम सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड, यानी कि मिनिमम सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होगा। जैसे ईमेल, ईआईडी और नेम, आपने कहा था कि ईआईडी और नेम जो है एक की है, सुपर की, लेकिन ईआईडी अपने आप में एक की है और उसके साथ रिडंडेंट नेम है, रिडंडेंट एट्रीब्यूट जो है नेम वो जुड़ा हुआ है। तो मिनिमल यहाँ पे क्या आएगा, ईआईडी आएगा। ईआईडी जबकि खुद ही ये सुपर की है, तो मिनिमल सुपर की जो है वो कहलाता है कैंडिडेट की। तो ईआईडी अपने आप में यहाँ पर कैंडिडेट की हो जाएगा। अगेन ईआईडी और नेम जो है आपका, ये जो है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ईआईडी कोमा नेम, ये जो है सुपर की है, बट कैंडिडेट की जो है ये नहीं होगा, समझ गए। तो ये जो है यूनिकली आपका आइडेंटिफाइड हो ही रहा है ईआईडी, तो ईआईडी अपने आप में कैंडिडेट की यहाँ पर हो गया, ठीक है। और ईमेल, ईमेल भी यहाँ पर आपका कैंडिडेट की है, ठीक है। और देखिए, इट डज़ नॉट कंटेन एनी रिडंडेंट एट्रीब्यूट, मतलब ये एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट को नहीं रखता है। एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट आपका नेम है, नेम के बिना तो आप ईआईडी को तो कैंडिडेट की कह ही सकते हो, तो क्यों रखने की ज़रूरत है, इसलिए इसको यहाँ से रिमूव कर दिया गया। एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स को नहीं रखता है कैंडिडेट की, ठीक है, जबकि सुपर की इसको होल्ड करता है एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट को। ए टेबल में हैव वन और मोर कैंडिडेट की, टेबल में जो है एक से ज़्यादा कैंडिडेट की पॉसिबल है। जैसे यहाँ पर ही एग्जांपल देख लीजिए, ईमेल ईआईडी जो है एम्प्लॉय आईडी अपने आप में क्या है, अपने आप में वो कहलाता है कि कैंडिडेट की। और ईमेल जो है, ईमेल एक यूनिक, आप जानते हैं कि ईमेल किसी का दो नहीं, एक सेम एज इट इज़ नहीं हो सकता दो, ठीक है, वो यूनिकनेस है। तो यहाँ पर ईमेल आईडी भी एक कैंडिडेट की कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक किसी टेबल में, एम्प्लॉय के टेबल में दो कैंडिडेट की पॉसिबल है, यानी एक और एक से ज़्यादा कैंडिडेट की रहना ही है, ज़ीरो कैंडिडेट की नहीं रहेगा, मिनिमम एक रहेगा, ठीक है। इफ़ एनी एट्रीब्यूट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम कैंडिडेट की, इट लूजेज द प्रॉपर्टी ऑफ द यूनिकनेस। अगर किसी भी एट्रीब्यूट से कैंडिडेट की को, इफ़ एनी एट्रीब्यूट इज रिमूव फ्रॉम कैंडिडेट की, इट लूजेज द प्रॉपर्टी ऑफ द यूनिकनेस, ठीक है। तो यूनिकनेस का प्रॉपर्टी रिमूव हो जाएगा अगर कैंडिडेट एट्रीब्यूट्स को, जैसे ईआईडी के एट्रीब्यूट्स को हटा देते हैं यहाँ पर से, ठीक है, तो वहाँ पर यूनिकनेस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। एवरी कैंडिडेट की इज़ ए सुपर की, जो जितने कैंडिडेट की होंगे वो मिनिमल सुपर की है तो सुपर की कहलाएगा ही। एवरी कैंडिडेट की इज़ ए सुपर की, बट एवरी सुपर की इज़ ए नॉट कैंडिडेट की। आप यहाँ से इसको समझ लीजिए, इसका एग्जांपल यही कह रहा है
कि ये तो सुपर की है पर कैंडिडेट की नहीं है। पर ये क्या है, ये आपका ये जो है ये एग्जाम्पल आपका सुपर की भी है और कैंडिडेट की भी है, समझ गए। लेकिन ये वाला एग्जाम्पल आपका सुपर की है पर कैंडिडेट की नहीं है। देखिए प्राइमरी की क्या कहता है कि प्राइमरी की कहता है कि ए प्राइमरी की इज द कैंडिडेट की सेलेक्टेड टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड, यानी कि किसी भी टेबल में प्राइमरी की जो होगा ओनली वन सिंगल होगा, ठीक है। दो प्राइमरी की कभी भी टेबल में नहीं रह सकता है, ठीक है। तो वो हमेशा वो मेंटेन करेगा, किस तरीके से मेंटेन करेगा कि इट मस्ट बी यूनिक एंड नॉट नल। उसकी वैल्यू जो है, जो टपल है उसमें रिकॉर्ड है, वो नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, वो हमेशा उसका यूनिक आईडी कुछ रहना चाहिए, यूनिक वैल्यू उसमें मौजूद होना चाहिए, ठीक है। ओनली वन प्राइमरी की इज़ अलाउड इन ए टेबल, किसी भी टेबल में सिर्फ सिंगल प्राइमरी की अवेलेबल रहेगा, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। एक से ज़्यादा अगर कीज़ अवेलेबल है तो या तो वो सुपर की है या वो कैंडिडेट की है, लेकिन वो प्राइमरी की नहीं है। प्राइमरी की का कंडीशन मस्ट कंडीशन सर्टिफाई होना चाहिए कि वो यूनिक होना चाहिए और वो नल नहीं होना चाहिए, और वो प्राइमरी की जो है किसी टेबल में सिर्फ एक रहेगा। इस तरह के पॉइंट्स जो है डायरेक्टली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप जब PYQ लगाएंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन दिख जाएंगे, ठीक है। और जितने पॉइंट्स हैं इसमें से आपको क्वेश्चन दिखेंगे आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो, ठीक है। एवरी प्राइमरी की इज़ ए कैंडिडेट की, सही बात है, बट एवरी कैंडिडेट की इज़ नॉट प्राइमरी की। मतलब EID जो है यहाँ पर, EID क्या है, EID तो प्राइमरी की है ही, ठीक है। अब जान ही रहे हैं प्राइमरी की है यहाँ पर क्योंकि यूनिकली आइडेंटिफाइड है और सिंगल एट्रीब्यूट है, तो यहाँ पे प्राइमरी की है। लेकिन ईमेल आईडी जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर नहीं होगा प्राइमरी की, ठीक है। और कैंडिडेट, बट एवरी कैंडिडेट की इज़ नॉट प्राइमरी की। ईमेल आईडी तो कैंडिडेट की है लेकिन यहाँ प्राइमरी की है नहीं है, ठीक है। EID को ही आप प्राइमरी की। तो कैसे चूज़ करते हैं, जब टेबल क्रिएट करते हैं डेटाबेस में, तो टेबल क्रिएट करने समय में हम EID को एज ए प्राइमरी की लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्राइमरी की, ठीक है। अब आगे देखते हैं अल्टरनेट की। अल्टरनेट की क्या होती है, अल्टरनेट की को हम ऐसे समझते हैं कि कैंडिडेट की डैट वे आर नॉट चूजन एज द प्राइमरी की। कैंडिडेट की में जो की को हमने चूज़ कर लिया एज ए प्राइमरी की, और एक जो बच गया वो कहलाएगा अल्टरनेट की। जिस प्रकार से आपने प्रीवियस एग्जांपल देखा था कि ये आपका EID और ईमेल, ये दो जो है एट्रीब्यूट्स अलग अलग है, मतलब एक ये ईमेल EID एम्प्लॉय आईडी और एक ईमेल, दोनों कैंडिडेट की है। उसमें से एक एम्प्लॉय आईडी जो है वो आपका प्राइमरी की बन गया, तो ईमेल आईडी क्या हुआ, यहाँ पर ईमेल आईडी ही आपका कैंडिडेट अल्टरनेट की कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ईमेल आईडी जो है आपका अल्टरनेट की हो गया, ठीक है। फंक्शन एज सेकेंडरी यूनिक आइडेंटिफायर्स विद इन द रिलेशन, ठीक है। इसको सेकेंडरी यूनिक आइडेंटिफायर कहते हैं। सेकेंडरी, प्राइमरी को तो प्राइमरी की कह दिया ना, इसलिए इसको कहते हैं हम सेकेंडरी यूनिक आइडेंटिफायर। किसको कहते हैं, अल्टरनेट की को, ठीक है। इम्प्लीमेंटेड यूजिंग SQL, इम्प्लीमेंटेड इन SQL में जब कोडिंग करते हैं तो हम उसमें एक वर्ड लिखते हैं, कीवर्ड यूज़ करते हैं। उस कीवर्ड का नाम क्या है, यूनिक, ठीक है। यूनिक कीवर्ड के यूज़ करके हम अल्टरनेट की को दिखाते हैं। तो यूनिक कांस्टेंट जो होता है वो अल्टरनेट की को दिखाता है। तो आप ये सब पॉइंट्स को आप अपने नोट्स में लिखिए ताकि आपका रिवीजन करने समय आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। और मैं आपको सीरीज़ तो चल ही रहा है यूट्यूब पर, तो आप नहीं देखे होंगे बहुत सारे वीडियोस, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, चेक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। और ये सारा PDF स्लाइड्स मैं कई दिनों बहुत समय से डालता जा रहा हूँ, तो वो टेलीग्राम पे अवेलेबल है, गूगल ड्राइव पर अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है।
वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। आपकी तैयारी कैसी चल रही है वो सारा चीज़ हमसे शेयर कीजिए, उसके लिए डिस्कशन ग्रुप भी बना रखा है, तो हम आपके साथ बने हुए हैं, ठीक है। आप भी हमारे साथ बने रहिए, अपने तैयारी को कंसिस्टेंट होके कीजिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं, चलिए। इट ऑल्सो यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड, ये भी यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा ही, ठीक है, क्योंकि की है तो, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल क्या आया अल्टरनेट की का, ईमेल, ठीक है। आप अगर ईमेल को ही अगर कैंडिडेट की कर देते तो आपका यहाँ पर अल्टरनेट कैंडिडेट की तो है ही, ईमेल और एम्प्लॉय आईडी कैंडिडेट की है ही। अगर ईमेल को आप प्राइमरी की कर देते तो यहाँ पर अल्टरनेट की क्या हो जाता, आपका एम्प्लॉय आईडी। तो जो प्राइमरी की से बच गया कैंडिडेट की बनता है वो अल्टरनेट की, ठीक है। और उसके बाद एक और है सेकेंडरी की, क्या कहलाता है, एन एट्रीब्यूट यूज्ड स्ट्रिक्टली फॉर इंडेक्सिंग फास्ट क्वेरी रिट्रीवल, ये इंडेक्सिंग के लिए यूज़ किया जाता है फास्ट क्वेरी को रिट्रीव करने के लिए। इट डज़ नॉट गारंटी यूनिकनेस, इसमें गारंटी नहीं होती कि यूनिक होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर देखिए, आपने सर्च किया डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट जो है, डिपार्टमेंट यहाँ पे क्या है, यूनिक की नहीं है, ठीक है। तो वो क्या किया, एचआर से सर्च किया, तो एचआर यहाँ पर आपका टेबल में जितने एचआर का रहेगा रिकॉर्ड वो सारा आपको शो कर देगा, ठीक है। एचआर हो गया एक एम्प्लॉय आईडी 101 का, एक 103 का, राहुल और नेहा, ये एचआर में। तो जो भी एचआर के वो रहेंगे डिपार्टमेंट में, उन सारे का डिटेल्स रिकॉर्ड जो है आपको शो हो जाएगा। उसमें हम सेकेंडरी की के थ्रू हम इस तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सर्चिंग एम्प्लॉयज़ बाय सिटी और डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट के थ्रू हम यहाँ पर सर्च किए। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि हमें यूज़ टू रिट्रीव और सर्च ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स, अगर हमें ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड सर्च करना होगा, मान लीजिए हमें एचआर का डिटेल्स चाहिए कि बहुत सारे डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट में हमें देखना है कि एचआर डिपार्टमेंट में कौन कौन सारे हैं रिकॉर्ड्स, तो वो हम एचआर से सेलेक्ट करेंगे सेकेंडरी की यूज़ करके, जिससे हमें ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स दिख जाएगा, सारे एचआर का दिख जाएगा। आईटी में कितने हैं वो आईटी का दिख जाएगा, उस एक हिसाब से ये क्लस्टर होता जाएगा, ठीक है। डुप्लीकेट वैल्यूज़ और अलाउड, डुप्लीकेट वैल्यू का मतलब हो गया कि अगर उसमें एचआर तो डुप्लीकेट ही हो गया, तो डुप्लीकेट वैल्यूज़ और अलाउड, ठीक है। इट कैन बी सिंगल एट्रीब्यूट और कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट, ठीक है, सिंगल एट्रीब्यूट हो सकता है या कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स हो सकता है, ठीक है। इट इम्प्रूव्स डेटा रिट्रीवल बेस्ड ऑन द नॉन यूनिक वैल्यूज़, ठीक है, यूनिक वैल्यू से नहीं, इसमें बिना यूनिक वैल्यू से भी हम इसको सर्च कर सकते हैं, जिस तरीके से हमने डिपार्टमेंट एट्रीब्यूट्स को सर्च किया, एचआर को यहाँ पर सर्च किया तो डेटाबेस टेबल में रिटर्न हो गया, एचआर के जितने भी रिकॉर्ड्स थे वो यहाँ पर शो हो गए, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि कंपोजिट की क्या होती है। कंपोजिट की का मतलब हो गया, देखिए, ए कंपोजिट की इज़ ए की फॉर्म्ड बाय द कंबाइनिंग टू और मोर एट्रीब्यूट्स टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन रिलेशन। क्या कह रहा है, कंपोजिट की दो और दो से ज़्यादा रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करेगा किसी रिलेशन में, और इसको हम ऑल्सो नॉन एज द कंपाउंड की, इसको हम कंपाउंड की भी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में समझिए, कंपोजिट की क्या है, एम्प्लॉय आईडी या प्रोजेक्ट आईडी, एम्प्लॉय आईडी और प्रोजेक्ट आईडी को हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कंपोजिट की। कंपोजिट की का मतलब हो जाता है, कंपोजिट की इज़ ए की फॉर्म बाय कंबाइनिंग टू और मोर, यानी सिंगल जो एट्रीब्यूट होगा, सिंगल एट्रीब्यूट से कंपोजिट की नहीं बनेगा, दो रहना चाहिए मिनिमम या दो से ज़्यादा रहना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका एम्प्लॉय आईडी किसी एम्प्लॉय प्रोजेक्ट टेबल में, ये एम्प्लॉय का प्रोजेक्ट टेबल है, ठीक है, उसमें एम्प्लॉय आईडी और प्रोजेक्ट आईडी मिलकर जो है कंपाउंड की बनता है, यानी कि कंपोजिट की बनता है, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी जो है वहाँ पर 101 है, ठीक है, वो एम्प्लॉय आईडी डेवलपर का है, ठीक है, और वही एम्प्लॉय आईडी, सेम एम्प्लॉय आईडी जो है आपका टेस्टर का भी है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी जो कॉमन नहीं है, ठीक है, मतलब यूनिक नहीं है, सॉरी, यूनिक नहीं है, तो क्या हो गया कि यहाँ पर देखा गया कि अगर एम्प्लॉय आईडी या प्रोजेक्ट आईडी मिल जाता है
तो फिर वो यूनिक बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये बन एम्प्लॉय आईडी और प्रोजेक्ट आईडी मिल गया तो फिर यूनिक बन गया। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि एम्प्लॉय आईडी अलोन इज़ नॉट यूनिक बिकॉज वन एम्प्लॉय कैन वर्क ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट। एक एम्प्लॉय जो है कई प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। जैसे एम्प्लॉय 1 जो है ये डेवलपर है, ठीक है, और वही एम्प्लॉय जो है वो टेस्टर भी काम कर रहा है। ठीक है, तो दोनों रोल पे काम कर रहा है ये एम्प्लॉय, तो उसका प्रोजेक्ट आईडी डिफरेंट होगा। इस कारण इन दोनों को मिलने के बाद फिर वो यूनिकनेस बनेगा, उसको कहेंगे कंपोजिट की। प्रोजेक्ट आईडी अलोन इज़ नॉट यूनिक बिकॉज वन प्रोजेक्ट कैन हैव द मल्टीपल एम्प्लॉयज़। ठीक है, एक प्रोजेक्ट जो है किसी मल्टीपल एम्प्लॉयज़ को मिला होगा, जैसे कि प्रोजेक्ट आईडी जो है P101 और यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट आईडी P101, ये डिज़ाइनर का भी है और उसके बाद ये डेवलपर का भी है। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट आईडी भी यूनिक नहीं है, जिस कारण जो है ये यूनिक नहीं होगा। तो इसमें एम्प्लॉय आईडी और प्रोजेक्ट आईडी के कॉम्बिनेशन से कंपोजिट की बनेगा। द कॉम्बिनेशन द एम्प्लॉय आईडी प्रोजेक्ट आईडी यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है तो ईच रिकॉर्ड वो फिर यूनिकली एट्रीब्यूट्स हो जाता है, यूनिकली आइडेंटिफायर हो जाता है। तो उसको हम कंपोजिट की यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए फॉरेन की क्या कहता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस तो आते ही हैं। फॉरेन की रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स में इसके भी पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो फॉरेन की जो है हमारे एग्ज़ाम के लिए या फिर इसमें वो क्वेश्चंस दिखते हैं फॉरेन की से। ठीक है, फॉरेन की में रेफरेंस्ड की किसको कहते हैं, रेफरेंसिंग टेबल कौन सा होता है। ठीक है, पेरेंट टेबल, चाइल्ड टेबल किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, रेफरेंसेस द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। रेफरेंसेस द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। यहाँ पर ये एम्प्लॉय आईडी जो है आपका, ये क्या है, ये आपका फॉरेन की है और एम्प्लॉय जो है ये आपका प्राइमरी की है और ये फॉरेन की है। तो फॉरेन की जो रहेगा वो रेफरेंसेस करेगा किसको, पेरेंट टेबल को। ठीक है, यहाँ पर पेरेंट टेबल है, एम्प्लॉय टेबल जो है ये पेरेंट टेबल है और ये पेरोल टेबल जो है वो चाइल्ड टेबल है। यानी रेफरेंस हो रहा है कौन सा, चाइल्ड टेबल, और रेफरेंस्ड किससे हो रहा है, आपका एम्प्लॉय टेबल से। ठीक है, तो इस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स के बीच में रिलेशन मेंटेन करेगा और मेंटेन द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स मेंटेन करता है। फॉरेन कीज क्या कह रहा है कि फॉरेन कीज कैन कंटेन डुप्लीकेट एंड नल वैल्यूज अनलेस कॉन्स्टेंट्स। यानी कि डेटाबेस में जब तक नहीं कुछ हो मेंटेन किया, अगर डेटाबेस अलाउ कर दे तो फॉरेन की जो है नल वैल्यू को अलाउ कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो प्राइमरी की है वो नल वैल्यू कभी भी नहीं अलाउड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर फॉरेन की जो है, जो रेफरेंसिंग टेबल होता है वो फॉरेन की होता है, जो रेफरेंस टेबल होता है वो प्राइमरी जो प्राइमरी की का टेबल रहता है, पेरेंट टेबल जिसको कहते हैं। यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी जो होगा रेफरेंस टेबल का की जो होगा वो प्राइमरी की होगा, रेफरेंसिंग टेबल का की जो होगा वो फॉरेन की होगा। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी जो है फॉरेन की है, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी जो है आपका वो प्राइमरी की है। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉय टेबल इज रेफरेंस्ड पेरेंट टेबल बिकॉज इट कंटेन द प्राइमरी की। ठीक है, पेरेंट टेबल उस टेबल को कहेंगे जिसके पास प्राइमरी की मौजूद होगा, उसको हम पेरेंट टेबल कहेंगे। पेरोल टेबल इज अ रेफरेंसिंग चाइल्ड टेबल बिकॉज इट कंटेन द फॉरेन की। अगर जो टेबल फॉरेन की कंटेन कर रहा है तो उस टेबल को हम कहेंगे रेफरेंसिंग की या चाइल्ड की कहेंगे, चाइल्ड टेबल कहेंगे। ठीक है, उसके बाद इन द लास्ट रिकॉर्ड एम्प्लॉय आईडी नल, ये नल है। दिस इंडिकेट्स द पेरोल रिकॉर्ड नॉट बीन लिंक्ड
टू एनी एम्प्लॉय, किसी एम्प्लॉय से ये अभी लिंक नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स। इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स क्या होता है कि देखिए, इंटीग्रिटी कांस्टेंट होता है कि जब टेबल क्रिएट करते हैं डेटाबेस में तो हमको मेंटेन करना पड़ता है उसका रूल रेगुलेशन। तो उसी को हम एक सिस्टमेटिक ढंग से डेटाबेस में रूल्स बना रखे हैं। तो उसका क्या क्या रूल्स है वो हम देखते हैं कि इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स क्या कहता है कि सिस्टमेटिक रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन डेटाबेस रिलेशन। यानी कि जो सिस्टम डेटाबेस रिलेशन क्या होता है, डेटाबेस में जब हम क्रिएट करते हैं रिलेशन तो उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, सिस्टमेटिक रूल्स होते हैं, ठीक है। तो इंश्योर द डेटा एक्यूरेसी, कि डेटा एक्यूरेट होना चाहिए, डेटा इनकन्सिस्टेंट नहीं रहना चाहिए, डेटा कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहिए, डेटा वैलिडेट होना चाहिए, ठीक है। और एंड ओवरऑल रिलेशन रिलायबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं कि रूल्स ऑफ इंटीग्रिटी कांस्टेंट कितने प्रकार से हैं। रूल्स ऑफ इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स हो जाता है आपका, एक हो जाता है डोमेन कांस्टेंट्स, ठीक है। दूसरा हो जाता है आपका क्या कहते हैं की कांस्टेंट्स हैं, ठीक है, की कांस्टेंट। तीसरा हो जाता है आपका एंटिटी कांस्टेंट्स और चौथा हो जाता है आपका क्या रेफरेंशियल कांस्टेंट्स, ठीक है। तो ये चार जो हैं इंटीग्रिटी के कांस्टेंट्स वो हमें पढ़ने होते हैं। तो केस में क्या क्या कहता है कि हम देखिए डोमेन कांस्टेंट्स क्या कहता है कि किसी टेबल में जो एट्रीब्यूट है उसका जो एट्रीब्यूट रहेगा उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके टेबल टपल जो होंगे, उसके रिकॉर्ड जो होंगे, उसके वैल्यूज़ जो आएगी उसमें वो उसके एट्रीब्यूट्स की प्रॉपर्टीज़ के थ्रू वही होंगे, ठीक है। जैसे कि कहा जा रहा है कि एवरी एट्रीब्यूट मस्ट कंटेन वैल्यूज़ फ्रॉम इट्स प्री डिफाइंड डोमेन, ठीक है। प्री डिफाइंड डोमेन का मतलब है जैसे कि डेटा टाइप, फॉर्मेट, लेंथ, ये सारा डिफाइंड किया होगा, ठीक है। उस टेबल में जैसे टेबल यहाँ पर देख लीजिए पेरोल है तो यहाँ पर पेरोल आईडी ही आएगा, पेरोल आईडी है तो पेरोल आईडी आएगा, ना कि यहाँ पर सैलरी आ जाएगा। अगर इस चीज़ को ब्रेक किया जा रहा है तो वो उसके इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स में डोमेन इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स को ब्रेक कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल से आप समझिए, जैसे एज है, एज में 18 से 60 के बीच में एज रहना चाहिए, कुछ भी इंटीग्रिटी कांस्टेंट दे दिया, या कुछ भी एज हो सकता है, ये कोई फिक्स्ड रूल नहीं है एज का, ठीक है। लेकिन एज में डिफाइन करना पड़ता है कहाँ से कहाँ तक एज। सैलरी जो है पॉजिटिव नंबर में, नेगेटिव में सैलरी होगी कि -15,000 सैलरी नहीं, तो ठीक है। तो उसमें उसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा कि वो जो है आपका पॉजिटिव वैल्यू रहनी चाहिए। जेंडर में क्या है, मेल फीमेल होना चाहिए, ठीक है, या अदर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए वायलेशन क्या हो रहा है कि एज जो है -5 लिख दिया गया, ठीक है। एज को -5 नहीं लिख सकते ना। अगर एज यहाँ पर एज अगर आपका 5 है तो ये डोमेन में आ रहा है, ये जो डोमेन की डोमेन कांस्टेंट को जस्टिफाइड कर रहा है। तो ये सारे रूल्स को हम देखना पड़ता है कि टेबल में -5 डाल देते हैं एज में तो वो क्रिएट नहीं हुआ, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका डोमेन कांस्टेंट, ठीक है, समझ गए। डोमेन कांस्टेंट को प्री डिफाइंड डोमेन पहले से मेंशन रहता है, ठीक है। डेटा टाइप क्या है, फॉर्मेट क्या है, उसका लेंथ क्या है, रेंज क्या है, ठीक है। नोट नल होना चाहिए, चेक होना चाहिए, डिफ़ॉल्ट होना चाहिए। इस तरह के कीवर्ड्स आपके एग्जाम में दिखने को मिलेंगे, ठीक है। जब आप डेटाबेस में क्रिएट करेंगे ना टेबल तो इस तरीके की चीज़ें पहले ही आपको डालना पड़ता है कि डेटा टाइप कौन सा है, डेट है, फॉर्मेट है, लेंथ है, या नोट नल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका की कांस्टेंट्स क्या कहता है, ठीक है। की कांस्टेंट्स कहता है कि स्टेट्स दैट एन एंटिटी सेट मस्ट हैव द एटलीस्ट वन मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स विद यूनिक वैल्यूज़, ठीक है। से मतलब कह रहा है कि स्टेट्स दैट द एंटिटी मस्ट हैव द एटलीस्ट वन मिनिमल एट्रीब्यूट्स विद यूनिक वैल्यूज़। यानी कि टेबल्स में आप जानते ही हैं कि आप इतना पढ़ लियो तो की कांस्टेंट्स में वही की जो हम प्राइमरी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो प्राइमरी की में देखिए कि आपका एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की है, यहाँ पर प्राइमरी की है, ये एम्प्लॉय आईडी क्या है, प्राइमरी की है। तो प्राइमरी की जो है यूनिक होना चाहिए, हर जो टपल जो होगा उसका रिकॉर्ड होगा वो प्राइमरी की एट्रीब्यूट का वो यूनिक होगा। यहाँ पर देखिए और वायलेट क्या हो रहा है कि यहाँ पर वायलेशन क्या हो गया कि 101, और अगर वही सेम एम्प्लॉय आईडी 101 करा गया तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहा है। तो ये जो है की कांस्टेंट्स में देखा जाता है
की यूनिकनेस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नो टू डिस्टिंक्ट टपल्स इन ए रिलेशन कैन हैव आइडेंटिकल वैल्यूज़ फॉर द की एट्रीब्यूट्स। मतलब दो किसी भी की के लिए दो सेम वैल्यूज़ नहीं होने चाहिए, यूनिक आइडेंटिफाइड होने चाहिए। डुप्लीकेट प्राइमरी की कैंडिडेट की वैल्यूज़ और नॉट अलाउड, ठीक है। प्राइमरी की कैंडिडेट की में डुप्लीकेट वैल्यूज़ जो है अलाउड नहीं होती है, ठीक। उसके बाद आपका इंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या होता है कि एट्रीब्यूट नो एट्रीब्यूट्स ऑफ प्राइमरी की कैन होल्ड ए नल वैल्यूज़। प्राइमरी की जो है इसमें क्या होगा, एंटिटी क्या हो सकता है, किसी टेबल का किसी भी एंटिटी का टेबल क्रिएट करते हैं। एंटिटी जैसे आपका एम्प्लॉय एक एंटिटी है, तो एंटिटी जब उस एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें कोई सा भी एट्रीब्यूट ऑफ द प्राइमरी की का जो होगा वो नल वैल्यू में नहीं होना चाहिए, ठीक है। एवरी एंटिटी टपल मस्ट बी यूनिकली आइडेंटिफाइड, ठीक है, इन ए रिलेशन। जैसे एम्प्लॉय आईडी जो है, एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर नल नहीं होगा, ये आपका पूरा होना चाहिए। यहाँ पर अगर ये नल हो गया है तो ये वायलेशन हो गया ऑफ एंटिटी इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स का। क्यों वायलेशन हुआ कि प्राइमरी की कैन नॉट बी नल, ठीक है। प्राइमरी कैन नॉट बी नल, ये वाला क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है, ये आपको मिल जाता है कि प्राइमरी की है नल वैल्यू अलाउड होता है कि नहीं होता है, ठीक है। और प्राइमरी की में डुप्लीकेट होता है कि नहीं होता है, इस तरीके का क्वेश्चन आता है। मैं इस जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पूरा थ्योरेटिकल वीडियोस लाने के बाद ही मैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कम से कम 100-150 जो भी क्वेश्चंस बनेंगे पार्ट 1 पार्ट 2 में या एक ही सिंगल में लाऊंगा, तो मैं लेके आऊँगा इस डेटाबेस का चैप्टर पूरा कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। बीच में आप ही लोग का सजेशन था कि हर टॉपिक्स के बाद एमसीक्यू मत तुरंत लाइए, ताकि एक थ्योरेटिकल पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर पूरा कर देने के बाद ही आप उसको कीजिए एंगेज, तो ठीक रहेगा। मुझे भी लगता है कि वही सही है, ठीक है। आप ऐसे सजेशन दीजिए हमें, ठीक है, कि आप की स्टडी किस तरीके से होनी चाहिए, ये आप भी तय कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बताइए, हम उस हिसाब से भी प्लान करते रहेंगे। आप लोग के साथ हम टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, आपसे हम कन्वर्सेशन भी करते हैं, ठीक है। आप भी जुड़िए, जो नए हैं वो टेलीग्राम पे जुड़िए, हमसे बातचीत कीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट जो है, जो यहाँ पर क्या कहा जाता है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट स्टेट दैट द फॉरेन की मस्ट refer to existing primary key in the referenced parent table, it may be null or null value allowed, ठीक है। अगर इसमें रेफरेंस फॉरेन की के पास क्या रहता है, एक प्रॉपर्टी है कि फॉरेन की जो है नल वैल्यू को अगर डेटाबेस उसको अलाउड करता है तो वो कर सकता है, लेकिन पेरेंट वाला जो रहेगा, रेफरेंस टेबल रहेगा, वो प्राइमरी की कभी आपका जो है नल वैल्यू अलाउड नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये जो पेरेंट टेबल है, ठीक है, डिपार्टमेंट, और ये आपका चाइल्ड टेबल है, ठीक है। उसके बाद ये आपका डिपार्टमेंट आईडी जो है इसको रेफरेंस कर रहा है, ये यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी आपका प्राइमरी की है, और यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी चाइल्ड जो है एम्प्लॉय का चाइल्ड टेबल है, ये फॉरेन की है। इसको आप क्या कह सकते हैं, रेफरेंसिंग टेबल, और इसको कहेंगे आप रेफरेंस्ड टेबल। ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में, मैं गेट की तैयारी कर रहा था तो उस समय ये सब चीज़ों को भी मुझे भी बहुत पढ़ना पड़ता था, ठीक है। आप भी देखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, ठीक है। उसके बाद देखिए वायलेशन ऑफ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, यहाँ पे क्या हो रहा है कि वायलेशन ऑफ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हो रहा है कि जैसे यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी 104, ठीक है, 104 जो है एम्प्लॉय आईडी हमारे पास है ही नहीं। रीज़न डिपार्टमेंट 105 डज नॉट एग्जिस्ट इन द डिपार्टमेंट टेबल। पेरेंट टेबल में हमारे पास 105 नहीं है, माने कि 105 जो है
ये डिपार्टमेंट टेबल पेरेंट टेबल में नहीं है। पेरेंट टेबल में पहले होना चाहिए यहाँ पर अगर D05 रहेगा तब हम चाइल्ड टेबल में इंसर्ट कर पाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पर इंसर्ट कर ही नहीं सकते E104 को, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास 105 है नहीं। ठीक है, तो पहले 105 आपके डिपार्टमेंट में एंट्री होगा, क्रिएट होगा, फिर उसके बाद जाके आपका चाइल्ड टेबल में होगा। ठीक है, तो नहीं होने के कारण यहाँ पर वायलेशन हो रहा है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स का। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर वैलिड क्या है, 1E105 रवि और डिपार्टमेंट आईडी नल। अब नल जो है डिपार्टमेंट आईडी डाल दिया तो ये इंसर्ट हो जाएगा। क्यों इंसर्ट हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी नल है और डिपार्टमेंट आईडी ये किसका है, ये फॉरेन इसका है, चाइल्ड टेबल का। ये किसका है, ये एम्प्लॉय का है। ठीक है, एम्प्लॉय में अभी उसको डिपार्टमेंट आईडी अलॉट नहीं हुआ है, तो डिपार्टमेंट आईडी अलॉट नहीं हुआ है तो वो जो है नल वैल्यू को रखेगा और वो क्रिएट डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगा। और क्यों नहीं यहाँ पर ये हुआ? आप तो कहेंगे इसको करना चाहिए था अमित को, 104 को। नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि इसने डिपार्टमेंट आईडी लिख दिया था कि ये डिपार्टमेंट आईडी 105 है, लेकिन डिपार्टमेंट आईडी जो है ये रेफरेंस्ड कर रहा है जिस टेबल को प्राइमरी की में, वो डिपार्टमेंट आईडी उसमें मौजूद है ही नहीं। तो यहाँ पर ये वायलेट हो गया और यहाँ पर ये इंसर्ट हो गया क्योंकि नल वैल्यू दे दिए तो हम यहाँ पर हो गया। द एम्प्लॉय टेबल नॉट हैज़ बीन असाइन टू एनी डिपार्टमेंट। ठीक है, एम्प्लॉय को डिपार्टमेंट आईडी अभी तक अलॉट नहीं हुआ था। ठीक है, चलिए अब आपको आज के लिए इतना ही है। अब अगली क्लास में मिलते हैं। आपको ये सारा PDF मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगा। चैनल पर आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। कैसी तैयारी चल रही है, क्या चीज़ है, डॉट है, क्या कुछ भी है, आप कमेंट कीजिए, टेलीग्राम पे जुड़ के मैसेज कीजिए, वहाँ पे क्या भी है वहाँ पे हम पूरा आपका मदद करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।